देखो, हम आपके पास बात कर रहे थे एंजाइम्स की, है ना, जिसमें से हमने एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर ली थी कल। इतना क्लियर था ना? ठीक है। यस मैम। अब आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे बेसिकली आपके पास फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। अगर मैं फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटीज की बात करती हूँ तो हमारे पास मेनली 3 फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। तो जिसमें आपके पास फर्स्ट फैक्टर होता है हमारे पास पीएच, ठीक है। सेकंड फैक्टर होता है हमारे पास टेम्परेचर, ठीक है। और जो थर्ड फैक्टर होता है दैट इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। ये जो हमारे पास 3 फैक्टर हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एंजाइम एक्टिविटी की, और एक्स एक्सिस पे हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। सेम वे में पीएच की अगर मैं बात करूं तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास आ जाएगी पीएच और यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। इन दोनों का ग्राफ सेम ही रहता है। अब देखो, कोई भी आपके पास एंजाइम है वो एक ऑप्टिमम पीएच पे काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एंजाइम है वो क्या करेगा, मैक्सिमम एक्टिव कब होगा, मैक्सिमम फंक्शन कब परफॉर्म करेगा, जब वो अपनी ऑप्टिमम कंडीशन पे पहुंचेगा, ठीक है। ऑप्टिमम पीएच पे ही वो क्या करेगा, अपना मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करती हूँ किसकी, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं आपके पास एंजाइम की बात कर लेती हूँ दैट इज द स्लाइवरी अमाइलेज, ठीक है। स्लाइवरी अमाइलेज या फिर जिसको हम और क्या बोल देते हैं, टाइलिन बोल देते हैं, ठीक है। अब ये जो एंजाइम है वो किसका डाइजेशन करेगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अमाइलेज वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है। तो किसका डाइजेशन स्टार्ट कर देता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करवाने में हेल्प करता है, माउथ पीएच ठीक है। फॉर अभी जो स्लाइवरी अमाइलेज है वो क्या करेगा, इसकी एक ऑप्टिमम पीएच है, मतलब ये अराउंड आपके पास 6.8 पीएच पे अपना मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो अगर हमें इसका मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म करवाना हो, जितना इसका पोटेंशियल है उसका सबका यूज करना हो, तो उस केस में हमें उसको कितनी पीएच प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 6.8 पीएच प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर मैं गैस्ट्रिक जो आपके पास एंजाइम्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए पेप्सिन हो गया हमारे पास, ठीक है। जो मैं आपके पास जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं या फिर जो गैस्ट्रिक एंजाइम होते हैं जैसे पेप्सिन हो गया, जो प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है, तो ये क्या होते हैं आपके पास स्टमक में रिलीज होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनको कितनी पीएच चाहिए, 1.5 या 1.22, ठीक है, 2.5 तक, मतलब इनको कैसे चाहिए, बहुत ज्यादा एसिडिक पीएच चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो पेप्सिन है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है, HCl कन्वर्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर एसिड कन्वर्ट करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इनको ये पीएच चाहिए, तो ये इनकी क्या हो जाएगी, ऑप्टिमम पीएच हो जाएगी, जिसपे क्या करेंगे, ये मैक्सिमम फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर इसमें से हम क्या करेंगे, पीएच को इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे तो उसकी फंक्शनैलिटी क्या करेगी, जाएगी, इम्पैक्ट कर जाएगी। जैसे अगर हम स्लाइवरी अमाइलेज का एग्जांपल लेते हैं तो क्या होगा, जैसे जैसे आपके पास जो पीएच है, ठीक है, जैसे जैसे हम पीएच की ऑप्टिमम वैल्यू लेके जाएंगे, यहाँ पे मान लो हमारे पास जो ऑप्टिमम वैल्यू है दैट इज द 6.8, ठीक है, स्लाइवरी अमाइलेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी जो फंक्शनैलिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। और इसी वैल्यू को हम बोलेंगे ऑप्टिमम वैल्यू, ठीक है। और अगर हम क्या करेंगे, इसको अल्टर कर देंगे, मतलब 6.8 से अगर हम क्या कर देंगे, इसको बेस की तरफ लेके आ जाएंगे, 7 कर देंगे, 8 कर देंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती जाएगी, स्लो डाउन होती जाएगी। क्लियर है। वैसे ही हमारे पास टेम्परेचर है कि हमारे पास जो डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पे काम करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपके पास अपने बॉडी के एंजाइम्स की बात करूं तो मैक्सिमम वो क्या कर सकते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, तो इसके अराउंड अराउंड ही वो क्या करेंगे, बेसिकली काम करेंगे। और उनकी जो फंक्शनैलिटी होती है, अगर मैं सिंपल सा एवरेज में ऑप्टिमम पीएच की बात करूं,
सॉरी ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करती हूँ, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना हो जाएगा एंजाइम की एक्टिविटी के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। ये हो जाएगा इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये रेंज हो जाएगी। वहीं पे इसमें भी मैं किसकी बात करती हूँ, एवरेज, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो एवरेज रहेगा वो कितना रहेगा, इसके बीच में रहेगा 30 to 35 क्या रहेगा इनके पास, 35 या 37 डिग्री सेल्सियस क्या रहेगा, एवरेज टेम्परेचर रहेगा एंजाइम्स को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और बेसिकली अगर मैं बात करूं अबव, अगर जो टेम्परेचर है अबव कितना हो जाए, हमने बोला ये रेंज है हमारे पास कि जो मेरे एंजाइम्स हैं वो क्या करेंगे, इस ऑप्टिमम रेंज में ही अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एवरेज एंजाइम क्या करेंगे 35, 36, 37 में ही अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अगर हम क्या करें, यहाँ पे जो एवरेज रेंज है वो कितना हो जाए, अबव 45 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो इस केस में मेरे बॉडी के एंजाइम क्या हो जाएंगे, डी नेचर हो जाएंगे, मतलब वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देंगे, फर्दर वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। क्लियर इतनी बात है। तो हमारे पास सेम वे में यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे क्या होगा, जैसे मान लो कोई आपके पास एंजाइम है जो क्या करता है, तो 36 डिग्री सेल्सियस पे अपना काम करता है या 37 डिग्री सेल्सियस पे, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, उसकी एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, उसके बाद क्या आ जाएगा, एक एवरेज आ जाएगा कि इसके बाद सैचुरेशन टाइप, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद इसकी एक्टिविटी नहीं बढ़ पाएगी, तो ये जो टेम्परेचर होगा जिसमें मैक्सिमम उसकी फंक्शनैलिटी होगी उसको हम बोल देंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। और अगर इससे एक्सीड कर दिया, इससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो धीरे धीरे मेरी एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी और एंजाइम धीरे धीरे डी नेचर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है। और थर्ड अब हम बात करते हैं आपके पास सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की, जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है, दैट इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, अब देखो जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या कर सकती है, किसी भी रिएक्शन की वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं, द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम, द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन या फिर एंजाइमेटिक रिएक्शन rises by, What is velocity? या फिर डायरेक्ट लिख देती हूँ, increased by increase in concentration of substrate initially, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या बोल रहा है, ये मेरे पास बता रहा है, मान लो ये मेरे पास कोई रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हम बता रहे हैं एक्स एक्सिस हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। सबस्ट्रेट मतलब जो हमारे पास रिएक्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी की वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन है उसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं v से, ठीक है। और सबस्ट्रेट है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को रिप्रेजेंट कर देती हूँ मैं s से। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि मेरे पास क्या होगा, जब मैं सबस्ट्रेट इंक्रीज करूंगी, मान लो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं आपके पास कि मान लो मेरे पास क्या है, एंजाइम है, ठीक है। मैं छोटे छोटे बॉक्स बना देती हूँ, देखो ये मेरे पास क्या हो गए, एंजाइम हो गए। अब मेरे पास जो एंजाइम है, मान लो मेरे पास 6 एंजाइम है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरे पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो कितने हैं, मान लो 3 मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब देखो जब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल मेरे पास 3 है, एंजाइम इतने ज्यादा हैं, ठीक है, तो क्या होगा मेरे पास जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब क्या करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेंगे और क्या बना देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे, प्रोडक्ट को इजीली बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास क्या हुआ, अब मान लो यहाँ पे मेरे पास मैं क्या कर रही हूँ, अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ा रही हूँ तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। पहले मैंने क्या किया, मान लो 3 सबस्ट्रेट दिए, तो क्या करेगा वो 3 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा, ठीक है। बट मेरे पास एंजाइम कितने थे, मान लो मेरे पास एंजाइम है 10, पर मैंने सिर्फ सबस्ट्रेट कितने बढ़ाए, सिर्फ 3 ही सबस्ट्रेट थे,
एंजाइम 6 थे, तो क्या होगा, मेरे पास प्रोडक्ट कम होगा, ठीक है। पर वहीं पे अगर मैं बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट दे देती हूँ तो उस केस में भी क्या होगा, मेरे पास जो एंजाइम्स होंगे वो ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे। साथ में एक रिवर्स सिनेरियो लेते हैं कि मेरे पास क्या है, मान लो यहाँ पे मेरे पास 3 एंजाइम है और बाकी मेरे पास क्या है, सबस्ट्रेट है। अब मान लो अगर ये एंजाइम किसी और चीज के साथ कनेक्ट करना चाहे, मान लो यहाँ पे कोई इनहिबिटर हो, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास, अगर हम सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे तो एंजाइम क्या करेंगे, इनहिबिटर से बाइंड ना करके किसके साथ बाइंड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट से ही बाइंड करेंगे, क्योंकि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। समझ आई बात है? यस मैम। ठीक है। तो सिंपल हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमारी जो वेलोसिटी होती है रिएक्शन की, वो इनिशियली, हमने सिर्फ वर्ड यूज किया इनिशियल इंक्रीज। अब देखो, अगर मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रही हूँ तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है। उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लेट्यू आ जाएगा, कि मेरे पास ये बोल रहा है कि मेरे पास क्या है, 3 एंजाइम है, ठीक है। अब मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ा दूं, मैं 10 सबस्ट्रेट कर दूं या 15 कर दूं या 100 सबस्ट्रेट कर दूं, पर जो एंजाइम है वो कितने सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड कर सकता है एक टाइम पे, एक टाइम पे मेरे पास 3 ही प्रोडक्ट बन सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एंजाइम कितने हैं, 3 ही एंजाइम है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो रिएक्शन को स्पीड अप तो कर सकती है, ठीक है, इसने रिएक्शन को फास्ट करवा दिया, प्रोडक्ट इजीली बना सकती है, पर क्या होगा, तब तक ही प्रोडक्ट बना सकती है जब तक हमारे पास एंजाइम है। जब सभी एंजाइम सबस्ट्रेट से ऑक्युपाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेट्यू आ जाएगा, उसके बाद हमारा जो रिएक्शन की वेलोसिटी है उसके बाद इंक्रीज नहीं हो पाएगी। कितनी बात क्लियर है? ठीक है। यस मैम। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है रिएक्शन की, उसको हम बोल देते हैं वी मैक्स, ठीक है। वी मैक्स क्या हो गया हमारे पास, मैक्सिमम रेट या मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, ये हो जाएगी मेरे पास, इसको हम बोल देंगे मैक्सिमम रेट या मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, जब हमारे पास हाफ रिएक्शन हुआ होता है, ठीक है, तो उस हाफ रिएक्शन को हम बोल देते हैं हाफ वी मैक्स, ठीक है। देखो, मेरे पास जो फुल रिएक्शन है, ठीक है, उसको मैंने क्या बोल दिया, जो मैक्सिमम रेट है उसको मैंने बोल दिया वी मैक्स, ठीक है। तो जब वी मैक्स क्या है, मान लो 100% है, ठीक है, तो जब 50% रिएक्शन हुआ होगा तब मैं उसको क्या बोल दूंगी, वी मैक्स का आधा, वी मैक्स डिवाइडेड बाय 2, यही होगा ना, ठीक है। तो वी मैक्स से मैं उसको क्या कर दूंगी, हाफ कर दूंगी। तो जब मैं वी मैक्स हाफ निकालती हूँ तब मुझे किसका पता लग जाता है, तब मुझे ये पता लग जाता है कि जो मेरा रिएक्शन है वो कितना हो चुका है, वो अपनी हाफ कंसंट्रेशन पे, हाफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, मतलब हाफ ऑफ द सबस्ट्रेट किस में चेंज हो चुके हैं, प्रोडक्ट में चेंज हो चुके हैं, हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी मैक्स डिवाइडेड बाय हाफ से, ठीक है। तो हाफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी मैक्स डिवाइडेड बाय 2, और फुल मैक्सिमम रेट हमें कौन रिप्रेजेंट करता है, वी मैक्स रिप्रेजेंट करवाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हाफ रिएक्शन होता है तब सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, हाफ ऑफ द रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, एक मिनट, देखो ये हमारा हाफ रिएक्शन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस एक्सिस पे किसकी बात करें, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, तो ये होगी हमारी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, ठीक है। अब जब हमारा हाफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट हुआ, उस टाइम पे हमारी जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है उसको हम बोल देते हैं Km, ठीक है, और Km रिप्रेजेंट करता है मिचेलिस मेंटन कांस्टेंट को। मैं नीचे लिख देती हूँ मेरे पास, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, मिचेलिस मेंटन कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो हमारे पास मिचेलिस मेंटन कांस्टेंट है वो किसके बारे में बताता है, ये हमारे पास हेल्प करता है, हेल्प टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ substrate concentration in enzymatic reaction,
ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास मिचेलिस मेंटन कांस्टेंट है वो क्या बताता है हमारे पास, वो ये डिटरमाइन करने में बताता है कि मेरे पास जब हाफ रिएक्शन कंप्लीट हुआ है उसमें जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो कितनी यूज हुई है। क्या बात है? यस मैम। ठीक है, तो हमारा हाफ ऑफ द रिएक्शन कैसे हुआ आपके पास, उसमें ज्यादा सबस्ट्रेट लगा या कम सबस्ट्रेट लगा, वो कौन बताएगा हमें, के एम बताएगा, के एम वैल्यू बताएगी, दैट इज द मिचेलिस मेंटन कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके बारे में किसने बताया था, ये जो मिचेलिस मेंटन कांस्टेंट है ये दिया था आपके पास लियोनर मिचेलिस ने, साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, एंड मैन मेंटन ने, मैन मेंटन। ठीक है, कब दिया था, अराउंड 1930 में दिया था। ठीक है, और इन्होंने बेसिकली रिलेशनशिप बताया था और बेसिकली इसको ड्राइव किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके पास इसको लिख देती हूँ, हमें ये पता होना चाहिए रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय या एक्सप्रेस्ड बाय। ठीक है, तो इन्होंने जो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन है उसको रिप्रेजेंट किया था VI इज इक्वल टू Vmax concentration of substrate divided by Km plus concentration of a substrate। ठीक है, यहाँ पे S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, S इज इक्वल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, Km represents the Michaelis Menten constant। मेंटन कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो Vmax है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी अंडर अ गिवन सेट ऑफ, maximum rate of enzyme activity, maximum rate of enzyme activity at given set of pH and temperature। ठीक है, मतलब फिक्स्ड है, pH फिक्स्ड है और टेम्परेचर भी आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये आपके पास रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू Vmax ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके पास Km है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए, ये रिलेशन। ठीक है, दूसरा हमें किसके बारे में पता होना चाहिए, Km के बारे में। तो हमने क्या बोला, जो हमें Km है वो क्या बताता है, जो हमारे पास Km इज इक्वल टू मिचेलिस मेंटन कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ मैंने डायरेक्ट mm कांस्टेंट लिख दिया ना। ठीक है, mm कांस्टेंट। ठीक है, अब ये क्या बताता है, दैट इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन टू, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन किसकी बताएगा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बताएगा, टू प्रोड्यूस हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी का जो हाफ है, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, उसको जब अचीव किया जाता है तो उस वैल्यू को हम बोल देते हैं आपके पास Km वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे V क्या है, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, Vmax क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, और S क्या आ जाएगा, सबस्ट्रेट आ जाएगा। ये Vi किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं या डायरेक्ट इसको हम वेलोसिटी भी बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब देखो यहाँ पे एक मिनट, ठीक है, ये मेरे पास ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे S फॉर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, S फॉर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और यहाँ पे हम बात करेंगे V फॉर
वेलोसिटी की, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेरे पास जो रिएक्शन है उसकी ये हाईएस्ट वेलोसिटी है, इसको हम बोल देंगे वी मैक्स, मैक्सिमम जो इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। और देखो मेरे पास क्या होगा, जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाती जाऊंगी वैसे वैसे क्या होगा, देखो अगर मैं विदाउट एंजाइम बात करूंगी, दो चीजों की बात करूंगी, एक मैं विदाउट एंजाइम में बात करूंगी पिंक कलर में, ठीक है। और देखो विदाउट एंजाइम क्या होगा, यहाँ पे विदाउट एंजाइम की बात करें तो क्या होगा, जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट बढ़ाती जाऊंगी मेरे पास वेलोसिटी आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जितनी भी बढ़ा दूं मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जो रिएक्शन है कभी भी उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी को अचीव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं विदाउट एंजाइम रिएक्शन without enzyme reaction do not achieve its Vmax, achieve its Vmax, ठीक है। मेरे पास कभी भी मैक्सिमम वेलोसिटी को, जो रिएक्शन है वो बिना एंजाइम के कभी भी मैक्सिमम रेट ऑफ वेलोसिटी, मतलब जो जितनी ज्यादा उसकी स्पीड है उसको कभी भी अचीव नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं कितना भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाती जाऊं तो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, और एक हम बात कर लेते हैं पहले विद एंजाइम। अब देखो अगर मैं विद एंजाइम की बात करती हूँ तो एंजाइम क्या करता है, मेरे पास जो वी मैक्स है उसको जल्दी से अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी को अचीव करने में, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। अगर एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे तो रिएक्शन को क्या कर देंगे, स्पीड अप कर देंगे। रिएक्शन को स्पीड अप करने का मतलब क्या है कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है वो एक दूसरे से फास्टली क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और जल्दी जल्दी क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स ब्रेक करके प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे, जो व्हाइट वाला है वो किसके साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, विद एंजाइम के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, कि हमारे पास जब एंजाइम प्रेजेंट होगा रिएक्शन में तो क्या होगा, हमारा जो रिएक्शन है वो मैक्सिमम वेलोसिटी को अचीव कर जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जब हाफ ऑफ द रिएक्शन हुआ, ठीक है, मान लो ये मेरे पास क्या हुआ है 100% रिएक्शन हुआ है, ठीक है। जब 50% रिएक्शन हुआ उसको मैं क्या बोल दूंगी, वी मैक्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, हाफ रिएक्शन जब हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, ठीक है, हाफ ऑफ द वेलोसिटी पे जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है इसको हम बोल देते हैं Km, मिचेलिस मेंटेन कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो Km वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, Km वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मिचेलिस मेंटेन कांस्टेंट बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब देखो हम ना 3 चीजें पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि आपके पास क्या होता है, कौन सी चीज में जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज या डिक्रीज करती है, ठीक है। अब देखो आपने एक टर्म सुनी होगी इनहिबिटर की। तो इनहिबिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली इनहिबिटर्स होते क्या हैं, इनहिबिटर्स आपके पास ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बेसिकली एंजाइम के साथ बाइंड करके केमिकल एक्टिविटी को स्टॉप करवा देते हैं, इनहिबिट करवा देते हैं या रोक देते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज आल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल, ठीक है। तो हमारे जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है उसको कौन अफेक्ट करता है, तो फोर्थ फैक्टर, तो मैंने 3 ही लिखे थे, फोर्थ फैक्टर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, देखो फोर्थ आ जाएगा यहाँ पे इनहिबिटर्स, ठीक है। तो जो एंजाइम है उसको कौन अफेक्ट करता है, इनहिबिटर्स अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एंजाइम्स आर sensitive to specific chemical specific chemicals, okay, called inhibitors, ठीक है। और ये जो इनहिबिटर्स होते हैं, इनहिबिटर शट एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है, शट एंजाइम
एक्टिविटी। ये क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को शट ऑफ कर देते हैं या फिर बंद कर देते हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं, इनहिबिटर्स बोल देते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास कंपटीशन के आधार पे अगर मैं बेसिस के बात करूं तो हमारे पास जो इनहिबिटर्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स की। हमारे पास बेसिकली 3 मेजर टाइप ऑफ इनहिबिटर्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, एक होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और एक होते हैं हमारे पास अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, मैंने बोला 3 टाइप ऑफ इनहिबिटर्स होंगे। फर्स्ट हो गया मेरे पास कॉम्पिटिटिव, एक हो गया मेरे पास नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है, और एक जो मेरे पास नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है, और थर्ड मेरे पास जो कैटेगरी आई दैट इज द अनकॉम्पिटिटिव। ये सारे क्या है मेरे पास इनहिबिटर्स है। फर्स्ट हम बात करते हैं आपके पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की। अब जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली आपने जो चीज याद रखनी है जिसपे क्वेश्चन आ सकता है, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं वो क्या करेंगे, हमारे पास जो एंजाइम है उसके साथ बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, बट अगर हम क्या करें, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को ज्यादा कर दें तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो बाइंड, जो हमारे पास इनहिबिटर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, डिटैच हो सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ कि मेरे पास सबसे पहले मैं किसकी बात करें, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की। तो ये लो, मान लो यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो एग्जाम्पल है, ये पेन नहीं चल रहा आज। यहाँ पे हम पहले एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करती हूँ आपके पास सल्फर ड्रग्स की, ठीक है, सल्फर ड्रग इनहिबिट्स फोलेट सिंथेसिस, फोलेट सिंथेसिस। ठीक है, या फिर आपने बेसिकली सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज का एग्जांपल सुना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसे करते हैं, अब जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है, मान लो ये मेरे पास एंजाइम है, थोड़ा सिंपल सा बनाती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एंजाइम है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सबस्ट्रेट है। ये मेरे पास जो सबस्ट्रेट है और ये भी मेरे पास क्या है, सबस्ट्रेट है। ठीक है, अब एक मेरे पास इनमें से सबस्ट्रेट है, पर एक क्या कर रहा है, मेरे सबस्ट्रेट को मिमिक कर रहा है, मतलब एक्चुअल में सबस्ट्रेट नहीं है। अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो एक मेरे पास क्या है, इनहिबिटर है। ठीक है, अब इनहिबिटर क्या कर रहा है, जो मेरा सबस्ट्रेट है उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कर रहा है, मिमिक कर रहा है, उसकी कॉपी कर रहा है। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, अब ये मेरे पास जो एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम किसके साथ ना बाइंड करके, सबस्ट्रेट के साथ ना बाइंड करके किसके साथ बाइंड कर जाएगा, इनहिबिटर के साथ बाइंड कर जाएगा। क्यों बाइंड किया, क्योंकि इसका जो बाइंडिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसका जो बाइंडिंग स्ट्रक्चर है वो सेम ही है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसके स्ट्रक्चर से, इन दोनों का स्ट्रक्चर रिजेंबल कर रहा है, एक जैसे स्ट्रक्चर है, और ये दोनों ही कहाँ पे फिट हो सकते हैं, एंजाइम में फिट हो सकते हैं। तो मेरे पास क्या होगा, जो इनहिबिटर होगा वो सबस्ट्रेट से compete करेगा। ठीक है, इससे compete करेगा और इसकी साइड पे क्या हो जाएगा, खुद आ जाएगा। ठीक है, और क्या बना देगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना देगा। अब जब एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नो प्रोडक्ट। ठीक है, और देखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, इनहिबिटर बाइंड्स टू एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगा, एक्टिव साइट एंड डायरेक्टली ब्लॉक इट, एंड डायरेक्टली
ब्लॉक इट। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में जो इनहिबिटर होता है वो डायरेक्टली एक्टिव साइट के साथ बाइंड करता है और क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं आपके पास कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है जो एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर रहा है, अब हम क्या करें, अगर मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दूं, ठीक है, अब ये जो इनहिबिशन होता है वो रिवर्सिबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, ठीक है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को मैंने क्या कर दिया, अगर इंक्रीज कर दिया, तो सबस्ट्रेट ज्यादा होंगे तो बाइंडिंग कैपेसिटी किसकी बढ़ जाएगी। अब जो इनहिबिटर हैं वो नहीं बाइंड कर पाएंगे, जल्दी जल्दी कौन बाइंड कर लेगा, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वो इजिली बाइंड कर लेता है। तो हम क्या कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, हम क्या कर सकते हैं, जो इनहिबिटर्स होते हैं उनको बाइंड करने से रोक कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास इनहिबिटर होते हैं वो कुछ टाइम के लिए बाइंड करते हैं। अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो उस केस में क्या होता है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, इसका सेम एग्जांपल है आपके पास, एक और एग्जांपल है जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो ये एग्जांपल आपको याद रखना है। मेलोनेट इनहिबिट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो जो आपके पास मेलोनेट होता है, और देखो जो मेलोनेट का स्ट्रक्चर होता है, मान लो ये बना दिया मैंने मेलोनेट का स्ट्रक्चर और ये मैंने बना दिया सक्सिनेट का स्ट्रक्चर, तो दोनों के स्ट्रक्चर क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो एक मेरे पास क्या हो गया, सक्सिनेट हो गया, एक मेरे पास क्या होगा, मेलोनेट हो गया। तो मेलोनेट क्या कर रहा है, इसके स्ट्रक्चर को कॉपी कर ले रहा है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जहां पे मुझे क्या बनाना था, सक्सिनेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना था, वहां पे मैं क्या कर रही हूँ, मेलोनेट के साथ कॉम्प्लेक्स बन जा रहा है, जिसकी वजह से मेलोनेट किसकी तरह काम करेगा, यहाँ पे इनहिबिटर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होती है, टेम्परेरी होती है, हमेशा याद रखना, और इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं या ओवरकम कर सकते हैं, कैसे, बाय डिल्यूशन, डायलेशन एंड एक्सेस अवेलेबिलिटी ऑफ द सबस्ट्रेट। क्लियर इतनी बात? यस मैम। ठीक है, और यहाँ पे आपने जो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो Km है, ठीक है, Km इज इंक्रीजेस। ठीक है, Km क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बट जो Vmax की वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, रिमेन सेम, रिमेन, नीचे लिखते हैं, रिमेन सेम। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होगा, मोर सबस्ट्रेट, आपको ज्यादा सबस्ट्रेट ऐड करना पड़ेगा, मोर सबस्ट्रेट इज needed to achieve half Vmax। ठीक है, या फिर डायरेक्ट हम कैसे लिख सकते हैं इसको, Vmax/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम पहले लिख रहे थे ऊपर। ठीक है, ये आपके पास स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, क्वेश्चन अगर आएगा तो इसी से आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। आपको मैं 3 चीजें बताऊंगी, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव, उसमें आपको जो वैल्यू याद रखनी है, एक तो आपको याद रखना है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, पर Vmax क्या रहता है, सेम रहता है। तो अगर हमें Vmax हाफ अचीव करना होगा तो मुझे बहुत ज्यादा, नॉर्मल से ज्यादा सबस्ट्रेट ऐड करने पड़ेंगे, मुझे ज्यादा सबस्ट्रेट की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? किसके केस में, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में। बताओ, इतनी बात क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड मेरे पास क्या आ जाता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, अब जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, इनहिबिशन, ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, ये हो गया मेरे पास एंजाइम, ये बनाया मैंने एंजाइम।
ठीक है। अब जो एंजाइम है उसके पास दो साइट्स हैं, ठीक है। एक जो मैं पिंक कलर में डार्क कर रही हूँ, एक इसकी ये वाली साइट है, ठीक है, और एक इसके पास ये साइट है, ठीक है। ये हो गया मेरे पास E फॉर एंजाइम, ठीक है। अब ये वाली जो ये तो इसकी क्या है, एक्टिव साइट है, बाइंडिंग साइट है, ठीक है, मतलब ये क्या है, इसकी एक्टिव साइट है, ठीक है। और ये वाली जो इसकी साइट है इसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। अब जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होती है उसमें क्या होता है, ये मान लो ये हो गया मेरे पास इनिबिटर, मैंने ब्लू कलर में इनिबिटर बनाया, ठीक है। अब ये जो इनिबिटर है वो किसके साथ बाइंड करेगा, ये हो गया मेरे पास इनहिबिटर, इनहिबिटर, ठीक है, ये आई लिख दिया मैंने, आई फॉर इनहिबिटर। अब जो ये जो इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड ना करके कहाँ पे बाइंड कर जाएगा, एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर दिया तो मेरे जो एंजाइम है उसने क्या किया, उसकी कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज हो गई, ठीक है। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो पहले देखो, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी हो गई, तो यहाँ पे ठीक है, ये मेरे पास कौन बाइंड कर गया, यहाँ पे मेरे पास कौन बाइंड कर गया है, आई फॉर इनहिबिटर बाइंड कर गया है। अब यहाँ पे देखो इसकी एक्टिव साइट और इसकी एक्टिव साइट में फर्क है, शेप में फर्क है ना। Yes, तो ma'am. क्या हो गया, जो एंजाइम है एलोस्टेरिक, यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो इनहिबिटर होता है वो एलोस्टेरिक बाइंड साइट पे बाइंड कर जाता है, और जब वो एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर जाएगा तो क्या लेके आ गया, वो कॉन्फ़िगरेशनल चेंज, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशनल चेंज लेके आ जाएगा किसमें, एंजाइम में, ठीक है, एंजाइम के शेप में, ठीक है। एंजाइम शेप में कॉन्फ़िगरेशनल चेंज आ जाएगा जिसकी वजह से ये मेरे पास क्या था, ये मैंने पिंक कलर में बना दिया, मान लो ये मेरे पास है ऐसे वाला, ये मेरे पास है सबस्ट्रेट, ठीक है। अब पहले क्या हो सकता था, सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता था, ठीक है, ये भी ट्रायंगल टाइप है, ठीक है। तो ये मेरे पास था सबस्ट्रेट, पहले सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता था इसके साथ, ठीक है। बट अब जो है, अब क्या हो गया है, एक्टिव साइट ही चेंज हो गई है, उसकी शेप ही चेंज हो गई है, तो अब ये इसके साथ फिट नहीं होगा। नहीं हो सकता है, समझ आया। तो Yes, यहाँ ma'am. पे आपके पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में क्या होता है, अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, नो प्रोडक्ट, यहाँ पे लिख दिया मैंने नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। और यहाँ पे क्या होता है आपके पास नॉन कॉम्पिटिटिव में, इनहिबिटर बाइंड्स टू एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। और पिछले वाले में हमने कहाँ पे पढ़ा था, एक्टिव साइट पे, ठीक है। और क्या कर रहा है, चेंज द शेप ऑफ एंजाइम, चेंज द शेप ऑफ एंजाइम, ठीक है। एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, एग्जाम्पल के लिए मेरे पास क्या है, साइनाइड, एक मिनट, साइनाइड इनिबिट किसको इनिबिट करेगा, वो इनिबिट्स साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को इनिबिट कर देगा, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि मेरे पास जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं विद द एंजाइम, ठीक है, पर कौन सी साइड पे, अदर देन द एक्टिव साइट। यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स तो बना है, ये मेरे पास एंजाइम है, ये मेरे पास इनिबिटर है, तो यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स बन गया है, एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है। और ये जो एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स बना है वो एक्टिव साइट पे ना बन के, एक्टिव साइट पे नहीं बना, ये एलोस्टेरिक साइट पे बना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास Vmax का क्या होगा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में जो Vmax होती है, ठीक है, इन केस Vmax ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, डिक्रीजेस, Vmax ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगी, Decrease. Vmax रिएक्शन की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी,
डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो इनिबिटर है वो ओवरकम ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव हमने क्या बोला था कि अब सबस्ट्रेट को बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो इनिबिटर है वो अपनी साइड को छोड़ देगा और सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड कर जाएगा, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। पर जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है इसको हम ओवरकम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको इजीली ओवरकम नहीं किया जाता है, तो इस केस में क्या होगी, जो वी मैक्स हो जाएगी रिएक्शन की वो डिक्रीज हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कितना भी सबस्ट्रेट इंक्रीज कर लो आप वी मैक्स को अचीव नहीं कर सकते हो। समझ आई बात है कि अब हमारे पास इंक्रीज, अगर सबस्ट्रेट को मैं इंक्रीज भी कर दूं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होती है, जो वी मैक्स होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इनिबिशन इनिबिशन कैन नॉट ओवरकम by increasing सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाते रहो फिर भी आपके पास क्या होगा, वी मैक्स रेट अचीव नहीं हो पाएगा, वी मैक्स अपने आप ही कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एंजाइम का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो पहले में हमने क्या बोला, पहले में हमें जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास वी मैक्स सेम रहती है, केएम वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे हमें वी मैक्स हाफ पहुंचने के लिए क्या चाहिए होता है, सबस्ट्रेट को बढ़ाना पड़ता है। यहाँ पे हम जितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा दें कोई फायदा है नहीं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, वी मैक्स ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और थर्ड हमारे पास आ जाता है अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। इसमें मैम के एम की वैल्यू इंक्रीज रहेगा? के एम की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अब क्योंकि अब देखो ना, इसमें पता क्या कर रहे हैं हम, कहाँ गया मेरे पास ग्राफ, देखो इसमें हम क्या बोले हैं, हमारा वी मैक्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो वी मैक्स हाफ है, ठीक है, वो भी कम हो जाएगा। अब के एम को आप बढ़ाओ घटाओ उसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या है, ये सबस्ट्रेट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। और के एम किसके वैल्यू को बताता है, सबस्ट्रेट की वैल्यू को बताता है हमें के एम, यस यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सबस्ट्रेट बढ़ा भी दोगे तब भी कोई फायदा है नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे के एम की वैल्यू हमें बताती है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब जब हमारे पास रिएक्शन को ही अचीव नहीं हो रहा है, रिएक्शन का रेट ही, देखो वी मैक्स डिक्रीज होने का मतलब क्या है, ये वाला रिएक्शन, ये वाली लाइन देखो जो हमने विदाउट एंजाइम बनाई है, ये मतलब Yes, मेरे ma'am. पास वी मैक्स कभी पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी के एम क्या था, सेम था, और यहाँ पे भी के एम क्या है, सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर ये क्या है, मेरे पास मैक्सिमम रेट अचीव कभी नहीं होगा, ठीक है। अब मैं इसकी जो सबस्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ा दूं कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इस चीज का, समझ आए बात? तो इनिबिटर में हम इस चीज की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव में, ठीक है। अब जो कॉम्पिटिटिव था उसमें हम क्या बोल रहे थे कि अगर हम सबस्ट्रेट को बढ़ा देंगे तो इनिबिशन, जो इनिबिटर है वो अलग हो जाएगा, इनिबिटर अलग हो जाएगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाद में कॉम्प्लेक्स बना लेगा, पर यहाँ पे बना ही नहीं पाएगा क्योंकि शेप ही चेंज हो गई है एंजाइम की, तो एंजाइम एक्शन ही नहीं कर पाएगा। एंजाइम एक्शन नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन किस में होगा, विदाउट एंजाइम होगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन की, ठीक है। अब जब हम अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन की बात करते हैं तो इस केस में देखो, ये आप रेयरली देखते हो, रेयरली एनकाउंटर्ड, ठीक है, इसके बारे में हम रेयरली ही पढ़ते हैं, पर हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, काउंटर्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हम अभी तक जो देख रहे थे, हम देख रहे थे कि जो एंजाइम है या तो इनिबिटर क्या करता है, उसकी एक्टिव साइड से आके बाइंड कर जाता है, एलोस्टेरिक साइड से आके बाइंड कर जाता है और उसकी शेप चेंज कर देता है ना। अब जो आपके पास अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर है वो किसके साथ बाइंड कर जाएगा, ये मेरे पास एंजाइम है मान लो, ठीक है, और ये इसका सबस्ट्रेट है, ये बना दिया मैंने सबस्ट्रेट, ठीक है।
ये इसका हो गया सबस्ट्रेट, ये हो गया इसका एंजाइम। ठीक है, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बना देंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास पूरा जो कॉम्प्लेक्स बन गया ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। अब देखो अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है, जो हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, पूरे कॉम्प्लेक्स के साथ कौन जुड़ जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ हमारे पास जुड़ जाएगा यहाँ पे इनहिबिटर। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास इनहिबिटर। ठीक है, तो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के साथ कौन बाइंड कर जाता है, कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करेगा इनहिबिटर। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव में हमने क्या पढ़ा था कि जो बाइंडिंग होगी वो क्या हो सकती है, फ्री एंजाइम के साथ होती है, एंजाइम अलग है, ठीक है, आपके पास सबस्ट्रेट अलग है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंडिंग हो रही है। ठीक है, और इस बाइंडिंग में मेरे पास क्या होता है, Vmax और Km दोनों ही डिक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, Vmax एंड Km बोथ डिक्रीजेस। ठीक है, तो सिर्फ हमें ये चीज याद रखनी है Km वैल्यू के कंसर्न। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन आएगा किसके ऊपर आएगा, Km वैल्यू के ऊपर आएगा या Vmax के ऊपर आएगा। ठीक है, तो हमने तीन चीजें जो पढ़ी वही हमारे पास इम्पोर्टेंट है अभी। ठीक है, एक हमने कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में पढ़ा, कॉम्पिटिटिव। ठीक है, एक हमने नॉन कॉम्पिटिटिव के बारे में पढ़ा। ठीक है, और एक हमने अनकॉम्पिटिटिव के बारे में पढ़ा। ठीक है, जिसमें हमने दो चीजें सीखी, एक तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एक तो हम हर जगह पे बात कर रहे हैं किसकी, Vmax की, और एक हम बात कर रहे हैं Km की। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि कॉम्पिटिटिव में Km क्या हो जाएगा, Km इंक्रीज हो जाएगा और Vx क्या रहेगा, रिमेन सेम, और Km क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और आपको क्या करेगा, ये रिवर्सिबल हो सकता है अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करो। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बोला, जो Vmax है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, ये हमारा क्या रहेगा, Km सेम रहेगा। ठीक है, और अनकम्पिटिटिव में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे Vmax भी डिक्रीज हो जाएगा और Km की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, तो हमें सिर्फ यही चीज याद रखनी है कि कहाँ पे क्या क्या चीज होती है, एक हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, और जो आपके पास Vmax हाफ है, ठीक है, मतलब हाफ Vmax या फिर ये वाला। ठीक है, ये किसको बताता है, तो हाफ ऑफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बताता है कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो सिंपली हम बोल सकते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन टू प्रोड्यूस हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कितने सबस्ट्रेट की हमें जरूरत पड़ी, वो हमारे पास कौन बताता है, Vmax। सिंपल टर्म्स में जैसे आप निकालते हो ना हाफ ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, तो वैसा आपके पास कौन बताता है, अगर हमने हाफ वेलोसिटी को जानना है कि जो मेरा रिएक्शन आधा हुआ था तब मुझे कितने सबस्ट्रेट डालने पड़े, वो बताएगा मेरे पास Vmax। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इन्हीं वैल्यूज के ऊपर पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी तो आई होप हमने जो किया वो क्लियर हुआ होगा। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मेनली यही पूछा जाता है कि आपके पास एक तो आपको ये वाला रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, जो वेलोसिटी वाला डायरेक्ट रिलेशन है, तो वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है वो होता है Vmax सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। एक तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें, दूसरा आपको Km के बारे में पता होना चाहिए, Km क्या बताता है। ठीक है, तीसरा आपको किसी भी रिएक्शन के विद और विदाउट एंजाइम, ठीक है, विदाउट एंजाइम हमें याद रखना है, कभी भी मेरे पास क्या होगा, Vmax हमेशा डिक्रीज ही रहेगा, कम ही रहेगा, कभी भी हम Vmax को अचीव नहीं कर पाएंगे विदाउट एंजाइम। जैसे नॉन कॉम्पिटिटिव है या फिर मेरे पास अनकॉम्पिटिटिव है, तो अनकॉम्पिटिटिव में हम रिएक्शन रेट पे प्रोडक्ट तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो प्रोडक्ट तक नहीं पहुंचेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी हम अचीव ही नहीं कर पाएंगे, तो दोनों केस में मेरा क्या हो जाएगा, Vmax डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और Vmax
बेसिकली सेम किसके केस में रहेगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में रहेगा। तो ठीक है, तो इस ग्राफ से हमारे पास 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए आपके पास जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं, और तीसरा ये वाला लास्ट वाला, ठीक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन आता है वो इसी के ऊपर आता है, और ये आपको वी मैक्स का पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है इतना आपको? यस मैम। ठीक है, तो डायरेक्टली देखो Km किसकी बताता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बताता है ना Km। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, Km इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट मैंने सोचा था हम शुरू कर लेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको पीएच के बारे में बता देती हूँ, थोड़ा सा एंजाइम। यहाँ पे मैं एंजाइम लिख देती हूँ और यहाँ पे ऑप्टिमम पीएच लिख देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट मेरे पास पेप्सिन जो एंजाइम है उसकी जो ऑप्टिमम पीएच होती है दैट इज 2.0। ठीक है, एसिडिक होता है। उसके बाद जो हमारे पास इन्वर्टेज एंजाइम है, ठीक है, जिसको हम सुक्रेज एंजाइम भी बोल देते हैं, उसकी जो पीएच होती है दैट इज 4.5। ठीक है, वहीं पे हमारे पास जो लाइपेज एंजाइम है, ठीक है, कॉमन से हैं, ये हमें पता होना चाहिए। लाइपेज की जो पीएच होती है दैट इज 7.5 टू 8.0, ये बेसिक होता है। उसके बाद अमाइलेज, अमाइलेज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इसकी जो आपके पास अमाइलेज है उसके जो पीएच होती है दैट इज 6.8। ठीक है, वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, यहाँ पे मैं एटीपीएस की बात करती हूँ। ठीक है, एटीपीएस कौन से पीएच पे काम करता है, तो ये 9.0 बेसिक है ये हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ किसकी, यूरिएज की। ठीक है, अभी जो यूरिएज एंजाइम होता है वो भी हमारे पास न्यूट्रल पीएच 7.0 पे काम करता है। उसके अलावा मेरे पास कैटालेज, कैटालेज एंजाइम भी 7.0, ठीक है, न्यूट्रल पीएच पे काम करता है। उसके अलावा जो माल्टेज है वो भी न्यूट्रल पीएच पे काम करता है। ठीक है, यूरिएज, कैटालेज, माल्टेज, माल्टेज, ठीक है, ये भी मेरे पास न्यूट्रल पीएच पे काम करता है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे कुछ एक होता है हमारे पास पेरोक्सिडेज जो एसिडिक कंडीशन में 5.0 पे काम करता है, पेरोक्सिडेज। ठीक है, 5.0 पे ये काम करता है। ठीक है, पॉइंट्स भी हैं इनके बीच में। तो ये जनरल से हैं, थोड़ा बहुत हमें क्या होना चाहिए, इनका पता होना चाहिए। जैसे ट्रिप्सिन है, ठीक है, हम पढ़ते हैं ना, पेप्सिन पढ़ते हैं, ट्रिप्सिन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ट्रिप्सिन कौन से पीएच पे काम करता है, तो हमारे पास जो ट्रिप्सिन होता है, ठीक है, वो हमारे पास बेसिक पीएच पे 8.8 पीएच पे काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पीएच हो जाएंगी जो हमें बताएंगे आपके पास कि कौन सी कंसंट्रेशन पे कौन से एंजाइम कैसे काम करता है। तो आई थिंक ये काफी है मुझे